सामे, जिस दिन से वो एक गुमनाम जजीरे की सियाहत से वापस आया था, बहुत उदास रहता था। ये बात तो नहीं थी कि उसे उस जजीरे की याद रह रह कर आती थी, क्योंकि वो जजीरा इस काबिल ही कब था कि उसकी जियारत दोबारा की जाए। कोई बड़ा फजूल जजीरा था, काना बाना काटा, और वाक़या था वो बहरुल काहिल में। वो एक कल्चरल वफ्द के साथ उस जजीरे में गया था। ये सही है कि उस जजीरे में रहने वालों के तौर तरीके अजीब व गरीब थे। मिसाल के तौर पर वो चाय या कॉफी की बजाय सौंफ का अर्क पीते थे, मुसाफा करने के बजाय एक दूसरे के कान ऐंठते थे, कोट के ऊपर कमीज पहनते थे, नाचते वक्त रोते और इबादत करते वक्त जोर जोर से हंसते थे। ये ऐसी बातें थीं जिन्हें दिलचस्प कहा जा सकता है और जिन्हें सुनने के लिए लोगों को बेताब होना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से जब भी उसने काना बाना काटा का जिक्र किसी मजलिस में किया, उसे सख्त मायूसी हुई। अव्वल तो काना बाना काटा का नाम सुनकर ही सामईन कहकह लगाकर हंसने लगे, नहीं तो कोई फौरन चमक कर कहता, हटाओ यार बकवास को, तुम वहां क्या गए, एकदम बोर बन के लौटे। जब देखो काना बाना काटा, कोई काम की बात करो। कई बार उसने मौका महल समझकर काना बाना काटा का जिक्र छेड़ा, लेकिन लोगों ने तो जैसे उसमें दिलचस्पी लेने की कसम खा रखी थी। एक दफा चंद शायरों के दरमियान बैठे हुए उसने कहा, आप शायद नहीं जानते कि काना बाना काटा में तमाम शायर नसर में शायरी करते हैं, और वो भी चंद गिने चुने मौजूआत पर, मसलन गीदड़, खटमल, चिमकादड़। सबसे बड़ा शायर उस शख्स को समझा जाता है जिसने गीदड़ पर सबसे ज्यादा नज़में लिखी हों। मैं आपको गोला गोला की एक नज़म सुनाता हूँ। गीदड़ को मुखातिब करते हुए वो कहता है, ऐ गीदड़, अगर तुझे शब भर नींद नहीं आती तो तू मॉर्फिया का इंजेक्शन क्यों नहीं लगवा लेता। ऐ गीदड़, इतने जोर से मत चिल्ला, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा बड़ा सा फेफड़ा फट जाए। और ऐ गीदड़, किसी शायर ने उसकी बात काट कर कहा था, खुदा के लिए रहम करो हमारे हाल पर, क्यों बोर करने पर तुले हो। और उसकी हसरत दिल ही दिल में रह गई थी कि गीदड़ वाली सारी नज़म वो शायरों को ना सुना सका। इसी तरह एक दफा उसने वकीलों की एक महफिल में कहा, आप शायद नहीं जानते कि काना बाना काटा में वकील को टापा कहा जाता है, जिसके मायने होते हैं दिलचस्प झूठ बोलने वाला, और जज को कापा कहा जाता है, जिसके मायने गलत फैसला करने वाला, और गवाह को कहते हैं मापा, जिसके मायने। इस पर एक वकील ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा था, और आपको बापा कहा जाता है, जिसके मायने हुए फजूल बकवास करने वाला। उस दिन के बाद उसने मामूल बना लिया था कि किसी मजलिस में काना बाना काटा का जिक्र नहीं करेगा, बल्कि अकेले दुकेले आदमी के साथ बात चलाने की कोशिश करेगा। एक दिन सड़क पर चलते हुए फकीर ने उससे पैसे का सवाल किया। उसने फकीर की हथेली पर एक लकड़ी का सिक्का जो वो काना बाना काटा से लाया था रखते हुए कहा, जानते हो ये किस मुल्क का सिक्का है। नहीं जानता। ये काना बाना काटा का सिक्का है। जानते हो ये मुल्क कहाँ वाक़ है। नहीं जानता। बहरुल काहिल में जापान से 3000। जी होगा, लेकिन गरीब परवर, मैंने तो पैसे का सवाल किया था। एक दुकानदार से साबुन खरीदते वक्त उसने कहा, काना बाना काटा में साबुन नहीं होता। दरअसल उसकी जरूरत भी नहीं, वहां आमतौर पर लोग 1 साल बाद नहाते हैं। अजीब मुल्क है। वहां दुकानदार को चमपीटू कहते हैं, जिसके मायने हुए। दुकानदार ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए पूछा, अच्छा तो आपको कौन सा साबुन चाहिए। एक बार बाग में टहलते हुए उसकी मुलाकात एक ज़ईफ आदमी से हुई। उसने सोचा मौका अच्छा है, इससे फायदा उठाया जाए। आदाब बजा लाने के बाद उसने कहा, बड़े मियाँ आपकी क्या उम्र होगी। काना बाना काटा में किसी शख्स को 60 साल के बाद जिंदा रहने की इजाजत नहीं। काना बाना काटा क्या बला है। बला नहीं साहब, एक बड़ा अजीब जजीरा है बहरुल काहिल में, जापान से। अच्छा होगा, लेकिन क्या ये अजीब बात नहीं कि वहां 60 साल के बाद किसी को जिंदा, तो क्या उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाता है। जी हाँ। बड़ा बेहुदा मुल्क है। जी नहीं, बेहुदा नहीं। देखिए ना, इस कानून का ये फायदा है कि अजी रहने दीजिए, बुजुर्गों के साथ ऐसा बेरहमाना सुलूक। सुनिए तो सही, आपने पूरी बात तो सुनी नहीं। माफ कीजिए, मैं ऐसी फजूल बातें नहीं सुना करता। आखिर जब ये हरबा भी कोई खास कामयाब ना रहा तो उसने एक और तदबीर सोची। काना बाना काटा से वो अपने साथ चंद संग तराशी के नमूने लाया था
वो उसने अपने कमरे में रख दिए। उसका ख्याल था कि जब कोई मुलाकाती उससे मिलने आएगा तो जरूर उन पर नजर दौड़ाने के बाद उनसे मुताल्लिक सवाल करेगा और बात चल निकलेगी, लेकिन उसके सब अंदाजे गलत साबित हुए। अक्सर मुलाकातियों ने उनके जानिब देखा तक नहीं। एक आदमी देखने के बाद फर्ज कर लिया कि किसी कबाड़ी से ओने पोने चंद फजूल मुजस्मे खरीद लिए गए हैं। एक दिन उसने एक मुलाकाती की तवज्जो एक मुजस्मे की तरफ मबजूल कराते हुए कहा, ये किसका मुजस्मा है? किसी बंदर का मालूम होता है? अरे नहीं, बंदर का नहीं, ये काना बाना काटा के मशहूर फलसफी मोमोको का है। हट! मोमोको बड़ा पहुंचा हुआ फलसफी था। उसके ख्याल में इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी औरत नहीं, अफ्यून है। खुद मोमोको हर रोज 3 से 6 माशे अफ्यून खाया करता था। एक दिन जब उसे अफ्यून ना मिली तो जानते हो उसने क्या किया? शायद खुदकुशी कर ली। नहीं, खुदकुशी नहीं की। वो एक पोस्त का पौधा जड़ और पत्तों समेत खा गया। लेकिन जब उसे, अच्छा यार कोई और बात करो, ये किसका जिक्र ले बैठे, उसे सबसे ज्यादा अफसोस तब होता था जब बात चल निकलने के बाद दरमियान में रुक जाती। मसलन एक इतवार को उसका एक अखबार नवीस दोस्त उसके पास बैठा हुआ था। उसने उसे मुखातिब करते हुए कहा, तुम शायद नहीं जानते कि काना बाना काटा में लोग अखबार पढ़ने के लिए नहीं, आग जलाने के लिए खरीदते हैं। लेकिन वो अखबार पढ़ते क्यों नहीं? उनका ख्याल है कि अखबारों में स्कैंडल के अलावा कुछ नहीं होता। ये तो कोई माकूल दलील नहीं। अपना अपना ख्याल है। और हाँ, वहाँ सब अखबारों के नाम एक से होते हैं, यानी रगड़ रगड़, जिसके मायने हुए कुछ भी हुए, कोई काम की बात करो। और एक दिन तो उसके साथ एक अजीब सानिया पेश आया। उसका एक दोस्त जो पेरिस से 3 साल के बाद वापस आया था उससे मिलने के लिए। उसने सोचा कि वो जरूर काना बाना काटा के कुछ हालात सुनने पर रजामंद होगा। उसने अभी तमीज ही बांधी थी कि उसके दोस्त ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन यार क्या बात है फ्रांस की, बड़ा दिलचस्प मुल्क है। और पेरिस जिंदा दिलों का शहर है। हर रात शबे बारात का दर्जा रखती है। आर्टिस्ट बड़ी लाउबाली तबीयत के मालिक होते हैं। गलियां बड़ी पुरस्कार, होटल दुल्हनों की तरह सजाए जाते हैं। रेलवे स्टेशनों पर परिस्तान का धोखा होता है। सड़कें इतनी साफ शफाफ के हाथ लगे मैली हो जाएं। सियासतदान मामला फहम और नुक्तादां। शराब, आह जालिम, गोया शराब नहीं, एक तेज छुरी है जो उतरती चली जाए, वगैरह वगैरह। आखिर 2 घंटे के बाद जब उसके दोस्त ने पेरिस का तस्करा खत्म किया तो उसने महसूस किया कि ऐसे शख्स से काना बाना काटा का जिक्र करना परले दर्जे की हिमाकत थी। जब उसका हरबा बेकार साबित हुआ तो खोया खोया सा रहने लगा। उसे इंसानों से वहशत सी होने लगी। ये कैसे लोग हैं, इन्हें अपने सिवा किसी चीज में दिलचस्पी नहीं, सिर्फ रोटी कमाने वाला धंधा उनके दिलो दिमाग पर सवार है। काना बाना काटा का जिक्र ना सुनकर ये अपने साथ कितना जुल्म कर रहे हैं। वो जितना उन बातों के मुतालिक सोचता, उसकी उदासी में इतना ही इजाफा होता। एक दिन उसने अपने आप को जरूरत से ज्यादा उदास पाया। उसने एक डॉक्टर की दुकान का रुख किया। इत्तफाक से डॉक्टर के पास एक मरीज बैठा हुआ था। जब वो दवा लेकर रुखसत हुआ तो डॉक्टर ने कहा, फरमाइए आपको क्या शिकायत है? हर वक्त उदास रहता हूं। वजह? बजाहिर कोई वजह नजर नहीं आती। ये शिकायत कब से है? जब से काना बाना काटा से लौटा हूं। काना बाना काटा? ये किसी मुल्क का नाम है क्या? जी हाँ, एक जजीरा है बहरुल काहिल में। जापान से कितना दूर है? कोई 3000 मील। आप वहां किस सिलसिले में तशरीफ ले गए थे? एक कल्चरल वफ्द के साथ गया था। आप फनकार हैं? मुसव्विर हूं। तो खूब सैर की? जी हाँ, 1 महीना रहा। तो क्या क्या देखा वहां आपने? बहुत कुछ। बड़ा अजीब जजीरा है। हमें भी कुछ बताइए। वहां डॉक्टर नहीं होते। डॉक्टर नहीं होते? तो फिर जो लोग बीमार पड़ते हैं वो इलाज किससे कराते हैं? चूंकि उन्हें मालूम है कि इलाज करने वाला कोई नहीं, इसलिए वो बीमार नहीं पड़ते। अच्छा, कोई और बात बताइए। वहां मकानों के दरवाजे नहीं होते। तो लोग अंदर किस तरह आते हैं? खिड़कियां जो होती हैं। अच्छा, और क्या देखा? वहां बच्चे की पैदाइश पर मातम मनाया जाता है। वो क्यों? वो कहते हैं कि हर नया बच्चा अपने साथ नई मुसीबतें लाता है। बहुत खूब। अच्छा, मैं आपके लिए दवा तैयार कर लूं? बाकी बातें? दवा रहने दीजिए, अब इसकी जरूरत नहीं। अभी तो आप कह रहे थे कि आप हर वक्त उदास रहते हैं। जिस शय की कमी मुझे उदास रखती थी
वो मुझे मिल गई। वो कौन सी शय है? सामे, सुनने वाला डॉक्टर उसका मुंह तकने लगा, लेकिन वो चुपके से आदाब अर्ज है कहकर दुकान से बाहर चला गया।